नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं पद्य शिक्षण की विधियां। तो शिक्षण विधियों की इस क्लास में अपन लेकर चले थे हिंदी की शिक्षण विधियां और गद्य के बाद अपन आ चुके हैं पद्य की शिक्षण विधियों पर। तो देखते हैं पद्य की और कौन सी शिक्षण विधियां हो सकती है। तो भाषा शिक्षण और भाषा शिक्षण के अंतर्गत पद्य शिक्षण, और जो पद्य शिक्षण की विधियां अपन पढ़ रहे थे इस क्लास में, तो उनमें यदि अपन बात करें तो कल की क्लास में अपनों ने पढ़ी थी व्याख्यान विधि और खंडान्वय विधि। पद्य शिक्षण विधियां, पद्य शिक्षण विधियों में अपनों ने किसकी बात की थी? पिछली क्लास में व्याख्यान विधि की और खंडान्वय विधि की बात की। आज अपन बात करने जा रहे हैं उससे आगे वाली विधि कौन सी? दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि ये क्या है? नाम देख लीजिए। उसी प्रकार से जैसे खंडान्वय दो शब्दों से मिलकर बना था, उसी प्रकार से दंडान्वय दंड जोड़ अन्वय से मिलकर बना है। दंड जोड़ अन्वय से मिलकर क्या बना है? दंडान्वय शब्द बना है। तो यहां पर दंड का अर्थ अपन क्या लेंगे? देखिए, दंड का अर्थ अपन वाक्य से लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो वाक्यों के माध्यम से अन्वय करते हुए, या फिर मैं यूं कहूं कि विश्लेषण करते हुए और शिक्षण करवाया जाता है। शिक्षण करवाया जाता है। देखिए, ये विधि भी पद्य शिक्षण की एक प्राचीन विधि मानी जाती है। प्राचीन विधि है ये, जिसके जनक भी सुकरात ही कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विधि भी कुछ रूपों में, कुछ आधार पर यदि अपन अन्वय या विश्लेषण की बात करें तो ये खंडान्वय जैसी है। तो इसलिए इसका जनक भी कौन है? सुकरात है। ये एक प्राचीन विधि है और इसमें वाक्यों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई ये विधि संस्कृत से हिंदी में आई। तो संस्कृत व हिंदी दोनों में प्रचलित। संस्कृत शिक्षण में भी दंडान्वय विधि का अध्ययन किया जाता है और हिंदी शिक्षण में भी दंडान्वय विधि का अध्ययन किया जाता है। अब यदि अपन बात करें कि भाई संस्कृत में जब अपन अध्ययन करवाते हैं तो किस प्रकार से करवाते हैं और हिंदी में किस प्रकार से करवाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूं कि भाई संस्कृत में तो क्या किया जाता है? संस्कृत में श्लोक के माध्यम से, श्लोक द्वारा, व हिंदी में वाक्य द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। ये है। तो संस्कृत में श्लोक द्वारा और हिंदी में वाक्य द्वारा। कैसे? अब श्लोक द्वारा और वाक्य द्वारा शिक्षण कैसे करवाया जाएगा? और वाक्य यदि अपन पद्य शिक्षण की विधियां पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार का वाक्य होगा, किस प्रकार से इसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रक्रिया होगी, देखेंगे। परंतु पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं। इन दोनों को अलग अलग करके अपन विश्लेषित करते हैं कि भाई संस्कृत में किस प्रकार से इसका होता है और उसके बाद इसका प्रयोग होता है, और हिंदी में इस विधि का किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो दोनों की प्रोसेसिंग देख लेंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि रीट की एग्जाम है तो संस्कृत भी अपने को देखनी है और इसके साथ साथ हिंदी भी अपने को देखनी है। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां भी पढ़नी है और संस्कृत भाषा की। यदि अपन बात करें भाई संस्कृत की, तो संस्कृत में क्या करता है शिक्षक? ये इसकी प्रक्रिया है।
शिक्षक सर्वप्रथम एक श्लोक श्यामपट्ट पर लिखता है। एक श्लोक सबसे पहले वो है श्यामपट्ट पर लिख देता है। लिख दिया, चले आगे। उसके बाद वह उसका सस्वर वाचन करता है। पहले श्यामपट्ट लिखा और श्यामपट्ट पर लिखने के बाद उसका सस्वर वाचन किया। सस्वर वाचन कर लिया, क्लियर है इतना तक। उसके बाद वह क्या करेगा, उसके बाद शिक्षक करेगा, पहले उसका अर्थ नहीं बताएगा, वो क्या करेगा, श्लोक को कर्ता कर्म व क्रिया के रूप में लिखेगा। ये है। अब यहां पर अपनों ने क्या चीज देखी, बेसिक चीज देखी, श्लोक। तो आप यहां पर ये चीज भी लिख लेंगे कि भाई इस विधि में श्लोक के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। और ये आप सिर्फ और सिर्फ संस्कृत वाले में लिखेंगे, हिंदी के लिए नहीं है। कहीं आप ये समझ लो कि भाई इस विधि में ही ऐसा होता है, नहीं, इस विधि में नहीं होता, इस विधि में संस्कृत में ऐसा होता है। यदि आप संस्कृत भाषा का शिक्षण करवा रहे हैं दंडान्वय विधि के माध्यम से, तो पहली बात तो आपको श्लोक के माध्यम से शिक्षण करवाना होगा। तो आप सर्वप्रथम प्रक्रिया क्या अपनाएंगे, बोर्ड पर श्लोक लिख देंगे और श्लोक के बाद आप क्या करेंगे कि उसका पहले तो सस्वर वाचन करेंगे और सस्वर वाचन करने के बाद अपन जैसे इंग्लिश में होता है ना कि सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है, वैसे नहीं, हिंदी में प्रक्रिया होती है कि पहले कर्ता फिर कर्म, अंत में क्रिया आती है। तो उसी प्रकार से पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया के रूप में वो श्लोक को लिख देगा। और श्लोक को कर्ता कर्म क्रिया के रूप में लिखने के बाद शिक्षक क्या करता है, बाद की प्रक्रिया क्या होती है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। उसने व्यवस्थित कर दिया कर्ता कर्म और क्रिया के आधार पर। ये तो हो गई इतनी प्रोसेसिंग, इतनी प्रक्रिया। उसके बाद जैसे ही उसने कर्ता कर्म और क्रिया के रूप में वाक्य को व्यवस्थित किया या श्लोक को व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करने के बाद व्यवस्थित करने के बाद शिक्षक उस श्लोक का अर्थ स्पष्ट करता है। ये लीजिए, ये विधि कंप्लीट है। व्यवस्थित करने के बाद शिक्षक क्या करता है, उस श्लोक का अर्थ स्पष्ट कर देता है और जैसे ही अर्थ स्पष्ट हुआ वैसे ही ये काम कंप्लीट। और मान लीजिए कि यदि श्लोक बहुत सारे हैं, बहुत सारे श्लोक का अध्ययन शिक्षक को करवाना है, तो उसी प्रकार से यही प्रक्रिया चलती रहेगी।
अब यदि एक कविता में बहुत सारे श्लोक शिक्षक बताना चाह रहा है तो वो क्या करेगा कि उसी प्रकार से श्लोक लिखता जाएगा, फिर उनको वाचन करेगा, फिर उसी प्रकार से कर्ता कर्म क्रिया में व्यवस्थित करेगा, उसके बाद उनका अर्थ स्पष्ट करता चलाया जाएगा। ये कौन सी हुई? दंडान्वय विधि। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। ये तो हुई संस्कृत की प्रोसेसिंग। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी? तो हिंदी प्रक्रिया की यदि बात करें, प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होगा? लेखक या शिक्षक शिक्षण के दौरान शिक्षक शिक्षण के दौरान एक वाक्य शामपट पर लिख दिया। तत्पश्चात उससे मिलता जुलता एक अन्य वाक्य भी उसके नीचे लिखता है। अब यहां पर क्लियर हुआ। मैंने यहां कहा था ना कि भी वाक्यों के माध्यम से इस विधि द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। तो पहले वाले में तो श्लोक था, अब संस्कृत में वाक्य तो होते नहीं है, तो श्लोक था, तो इसलिए यहां पर तो क्लियर नहीं हुआ। वो संस्कृत की विधि थी, परंतु श्लोक भी तो वाक्यों के रूप में ही चलते हैं। एक पद हो गया, पद जो वाक्य के रूप में ही होता है। तो उसी प्रकार से तो अगर दंडान्वय विधि की बात करें तो संस्कृत में श्लोक आ जाएंगे और हिंदी में वाक्य आ जाएंगे। और हिंदी में भी वाक्य कौन से? गद्यात्मक वाक्य नहीं, अपन पद्य शिक्षण की विधियां पढ़ रहे हैं, तो पद्यात्मक वाक्य, पद्य के वाक्य आएंगे। तो पहले तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षण के दौरान है वो शामपट पर एक वाक्य लिखेगा, तुरंत उसके नीचे या ठीक उसके नीचे और वो क्या करेगा? उसी से मिलता जुलता एक और वाक्य लिख देगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे क्या होगा। एक वाक्य लिखता है और तुरंत या ठीक उसके नीचे दूसरा वाक्य लिख देता है। इसमें यदि अपन बात करें दूसरे वाक्य की, तो देखिए नीचे लिखा हुआ दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में आता है। ये उदाहरण के रूप में आता है, अर्थात पहले वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही लिखा जाता है। कैसे? अब मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि भाई छोटे बालक है वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे एक बच्चा है जो बैठा है, उसकी माँ आई तो उसकी दादी ने कहा कि बेटा देख बोल माँ, तो बालक ने माँ बोलना शुरू किया, यानी उसने अनुकरण कर लिया। तो इस प्रकार से पहला जो वाक्य है उसको स्पष्ट करने के लिए दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में दिया जाता है। यदि अपन वाक्य देखें तो एक वाक्य यूं भी हो सकता है, ये हो सकता है। मान लीजिए कि आपने बोर्ड पर लिख दिया सबे सहायक सबल के को न निबल
सहाय। आपने ये वाक्य पहले लिख दिया, जाहिर सी बात है पद्यात्मकता ही लेकर आएंगे अगर पद्य पढ़ा रहे हैं तो। सबे, सबे का मतलब सभी, सहायक का मतलब सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? सबल की। सबल कौन होता है? जो सब प्रकार से सक्षम हो, उसे अपन क्या कहेंगे? सबल कहेंगे। कौन निबल सहाय, निबल का मतलब होता है निर्बल। तो निर्बल यानी जिसके पास सक्षमता नहीं हो, जिसके पास बल नहीं हो। तो कि सबे सहायक सबल के, सभी सक्षम के ही सहायक होते हैं, निर्बल का सहायक कोई भी नहीं होता है। तो ये अपनों ने वाक्य सबसे पहले तो बोर्ड पर लिख दिया। अब अपनों ने इसी के नीचे एक और वाक्य लिख दिया। कौन सा लिख दिया? पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। अब कि सब लोग सक्षम के सहायक होते हैं, जो असक्षम होता है, जो कमजोर होता है, उसके पास कोई नहीं बैठता। और ये चीज अपन व्यवहारिक रूप में देखते हैं। और इसी व्यवहार को नीति संबंधी पद के साथ जो कवि या फिर मैं यूं कहूं कि शिक्षक है, शिक्षक बताना चाह रहे हैं। अब यहां पर किसी भी कवि की ये पंक्तियां हैं और शिक्षक के पाठ में है, शिक्षक को आज ये पाठ पढ़ाना है, तो उसने क्या किया? ये जो पहली पंक्ति है इसको इसने बोर्ड पर लिख दिया। बोर्ड पर लिख दिया, लिखते ही नीचे ये पंक्ति भी लिख दी, जो इसके उदाहरण स्वरूप आई है कि सभी सक्षम के सहायक होते हैं। जिसके पास सब कुछ होता है उसी के पास जाकर बैठते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास कोई आकर नहीं बैठता। उसी प्रकार से जैसे पवन जगावत आग को, वायु है वो आग जो सक्षम है सभी को जलाने में, तो उसको तो वायु क्या करती है? और तेज करती है, उसको तो भड़का देती है। पवन जगावत, जगा देती है आग को। पवन भी आग सक्षम है तो उसको तो और अधिक भड़का देती है। दीपक देत बुझाए, बेचारा छोटा सा दीपक होता है जो निर्बल सा होता है, उसको वो भी बुझा देती है। तो प्रकृति ही हमें यह संदेश दे रही है कि भाई सभी सबल के ही सहायक होंगे, निर्बल का कोई भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से है वो वाक्य लिखे जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके बारे में अगर एक दो बातें और रही हैं वो अपन देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले शिक्षक ने क्या किया? एक वाक्य लिखा, ठीक है। उसके बाद उदाहरण स्वरूप दूसरा वाक्य भी शिक्षक ने लिख दिया। अब वाक्य तो लिख दिए और फिर शिक्षक है वो उनका अर्थ स्पष्ट करता है, यानी दोनों वाक्यों को लिखने के बाद, दोनों वाक्यों को लिखने के बाद शिक्षक उनका अर्थ स्पष्ट करता है। कर दिया है अर्थ स्पष्ट, और शिक्षक ने जो अर्थ स्पष्ट किया वो बालक तक पहुंच भी गया, बालक ने ग्रहण कर लिया। तो जैसे ही बालक ने ग्रहण किया वैसे ही जो दूसरा वाक्य है यानी अर्थ ग्रहण के पश्चात दूसरा वाक्य हटा दिया जाता है। पहले वाक्य का ही अर्थ स्पष्ट करना था अपने को, दूसरा तो अपनों ने अपनी तरफ से उदाहरण स्वरूप लिखा था। तो जैसे ही पहले वाक्य का बच्चों ने अर्थ ग्रहण कर लिया, उसके बाद दूसरा वाक्य जो अपनों ने उदाहरण स्वरूप दिया था उसको अपनों ने हटा दिया और बालक को स्पष्ट कर दिया भी ये आपको पढ़ना है। चूंकि इसमें इस प्रकार से श्यामपट्ट की सहायता लेते हुए और उदाहरण सहित
अर्थ स्पष्ट किया जाता है, तो इसलिए ये पद्य शिक्षण की एक रुचिकर विधि कही जा सकती है। तो ये एक रुचिकर विधि होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के साथ हमारी दंडान्वय विधि है वो इस क्लास में कंप्लीट होती है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे अगली विधि। अगली विधि क्या है उसमें भी अपन देखते हैं। ये थी दंडान्वय विधि, और दंडान्वय विधि के बाद आगे अपन बात करते हैं अगली विधि के बारे में। तो अगली विधि कौन सी है? पद्य शिक्षण की व्यास विधि। ये कौन सी विधि है? प्रवर्तक यदि अपन बात करें तो इसके प्रवर्तक थे श्रीधर व्यास, और चूंकि श्रीधर व्यास जी इसके प्रवर्तक थे, इसलिए इस विधि का नाम भी उन्हीं के नाम से पुकारा जाता है, व्यास विधि। देखिए, इस विधि की यदि बात करें तो ये विधि जो है वो उच्च प्राथमिक और उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी मानी जा सकती है। ये बिल्कुल छोटे बच्चों पर काम में नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि इसमें है वो ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य होता है कि कविता का जो उद्देश्य है, कविता का जो भावार्थ है, वो जो भी कविता सुन रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उन तक पहुंचना चाहिए। तो ये उद्देश्य होता है। तो भावार्थ बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं समझ पाते, तो इसलिए ये निम्न स्तर पर तो नहीं है, परंतु उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक लिख लो, चाहे उच्च स्तर लिख लो, उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि की प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, इस विधि के माध्यम से जब शिक्षक शिक्षण करवाना शुरू करता है ना, उससे पहले ही जैसे ही उसने कविता खोली, कविता खोलते ही वो अपने विद्यार्थी जो है, जो शिक्षार्थी हैं, जो सामने बैठे हैं, उनको पहले उद्देश्य स्पष्ट करेगा और भावार्थ स्पष्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रसाद जी का कामायनी से संबंधित कुछ पद पढ़ाने हैं। अरे प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद तो महान छायावादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने कामायनी में आनंदवाद की स्थापना की है, आदर्शवाद की स्थापना की है, मानवतावाद की स्थापना की है। कामायनी में जब सृष्टि में जल प्रलय हो जाता है, सब समाप्त हो जाते हैं, कोई नहीं रहता, तब मनु व श्रद्धा के संयोग से मानव की उत्पत्ति होती है। और फिर मानव किस प्रकार से मानवतावाद व आनंदवाद की स्थापना करते हैं, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये लो, जैसे ही अपनों ने ये चीज इतनी बता दी कि भाई इसका भावार्थ क्या होगा, इस प्रकार से होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो क्या होता है कि जो शिक्षार्थी है वो कविता के प्रति सजग हो जाता है, जागरूक हो जाता है कि भाई ये है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो अपने को सुननी चाहिए, अपने को समझनी चाहिए। और उसकी जिज्ञासा भी बढ़ जाती है कि इसमें किस प्रकार से आनंदवाद की स्थापना होगी, आनंदवाद क्या है, मानवतावाद क्या है, तो उसकी और प्रलय किसके माध्यम से होता है, किस प्रकार से प्रलय के बाद सृष्टि आगे बढ़ती है, तो उसकी इच्छा भी जागरूक होगी, उसकी जिज्ञासा भी बनेगी। तो शिक्षार्थी है वो अच्छे से उन चीजों को ग्रहण कर पाएगा, कविता का भावार्थ है वो ग्रहण कर पाएगा। तो देखिए, इसकी प्रक्रिया की यदि बात करें तो इस विधि में या इस विधि द्वारा शिक्षक सर्वप्रथम कविता का भावार्थ व
उद्देश्य स्पष्ट करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, भावार्थ और उद्देश्य स्पष्ट कर देगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे आगे और देख लेते हैं इस संबंध में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अपनों ने देख ली कि शिक्षक क्या करेगा, जिस भी कविता का शिक्षण करवाना है, जिस भी कविता का अध्ययन करवाना है, उसका भावार्थ व उद्देश्य विद्यार्थी को स्पष्ट कर देगा। कर दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद तत्पश्चात वह कविता का भावार्थ सहित वाचन करता है। ये होगी इसकी प्रक्रिया। सबसे पहले तो क्या करेगा वो शिक्षक, सबसे पहले तो भावार्थ व उद्देश्य बता देगा, और उद्देश्य बताने के बाद वो क्या करेगा कि उस कविता का साथ साथ भावार्थ बताता चलेगा, वाचन कर देगा कंप्लीट। इसके माध्यम से क्या होता है, इस विधि द्वारा शिक्षण से विद्यार्थी जागृत होते हैं। कि इस विधि द्वारा शिक्षण जब करवाया जाता है तो पहले ही उनको उद्देश्य और थोड़ा सा भावार्थ बता दिया, तो इसलिए वो जागृत हो जाएंगे। साथ साथ विद्यार्थी रुचि प्रकट करते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण में विद्यार्थी क्या प्रकट करते हैं, अपनी रुचि प्रकट करते हैं, क्योंकि वो जागरूक हो जाते हैं। रुचि, या फिर मैं यूं भी कह सकती हूं कि भी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो बात और रही है वो भी देख लेते हैं। तो आगे अपन क्या कह सकते हैं कि भाई रुचि प्रकट करने लगते हैं, विद्यार्थियों में या विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस विधि द्वारा विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये तो रही इस विधि की बात। व्यास विधि पढ़ रहे हैं, श्रीधर व्यास जी इसके प्रवर्तक हैं। इस विधि द्वारा शिक्षक कविता का उसी प्रकार से जो वाचन करता है, भावार्थ स्पष्ट करता है, जैसे लगभग अपन व्याख्यान विधि में करते हैं, परंतु वो विद्यार्थियों को ज्यादा रुचिकर बना लेता है, जिज्ञासु बना लेता है, उसे जागृत कर लेता है कविता शिक्षण के लिए। कैसे? क्योंकि वो सबसे पहले उसका उद्देश्य बताता है, उसके बारे में 4-5 बातें बता देता है, ताकि विद्यार्थी उसमें रुचि ले लेते हैं। वर्तमान में यदि आपको इस विधि को देखना हो ज्यादातर, तो आप क्लासेस में हो सकता है कि कोई शिक्षक इस विधि को प्रयोग में नहीं लाए, परंतु आपको यदि इस विधि को देखना हो कि भाई ये विधि किस प्रकार से रुचि जागृत करती है, जिज्ञासा उत्पन्न करती है, तो आप कवि सम्मेलनों को सुन लेना। बहुत से YouTube चैनल हैं जिन पर कवि सम्मेलन दिखाए जाते हैं। तो कवि सम्मेलनों में इस विधि द्वारा ही काव्य पाठ प्रारंभ किए जाते हैं। कवि जैसे ही मंच पर आता है तो वो क्या करता है, कवि सम्मेलनों में वो पहले अर्थ स्पष्ट करता है कि मेरी ये जो कविता है वो मैंने क्यों लिखी, किसके बारे में है, यानी पूरा का पूरा उद्देश्य बता देता है, थोड़ा भावार्थ भी बता देता है।
और फिर जब वो अपने विचारों को प्रकट करता है, अपनी कविता का वाचन करता है, तो खूब वाहवाही बटोरता है। तो वो विधि क्या कहलाती है? वही विधि व्यास विधि कहलाती है। तो आप उसमें देख लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और यहाँ पर भी मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आज की क्लास में अपनों ने जो दो विधि पढ़ी है, दंडान्वय विधि और व्यास विधि, आपकी दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।